अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी अब तक की सबसे अहम और रीसेंट जो डेवलपमेंट है उससे, और वो ये है कि जी परवेज़ इलाही साहब, जी हाँ, जो काफ लीग का एक फेस हुआ करते थे, वो आप काफ लीग को खैर बाद कह चुके हैं प्रॉपर तरीके से, और आज बाकायदा ऐलान भी हो गया है तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार वो कर चुके हैं। कल से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो रहा है। एक तरफ जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो रहा है तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने भी हिकमत अमली इससे नबर्द हाज़मा होने के लिए तैयार जो है वो कर ली है। मजीद कुछ और केसेस हैं खान साहब के हवाले से, उन पर भी हम करें के बाद। इसके अलावा चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इलेक्शन की तारीख का मामला है, सदर साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का उसके ऊपर जो है वो कानूनी मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। प्रोग्राम के तीसरे से में बात करेंगे जी हम मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। लीवीज चौकी पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है, 2 एहलकार शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से एक बड़ा अहम बयान आया, वो ये कि PTI हुकूमत बगैर किसी पेश की शर्त के दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर रही थी और यकीनन इस चीज़ ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है आज जिन मसाइल का हम सामना कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बुखारी साहब काफ़ी इवेंटफुल डे है आज। इवेंटफुल डे है और मेरे ख्याल में यकीनन शुरू तो बहुत जो रीसेंट डेवलपमेंट है उससे होना चाहिए। बाकायदा ऐलान हो गया है वो खबर जिसके बारे में जो है कयासराइयाँ पहले होती रहीं, उसके बाद फिर जो है वो फैसले हुए और उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें बीच में हुई जी। काफ लीग तो नहीं शामिल हो रही, परवेज़ इलाही साहब शामिल हुए, तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो फाइनली शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहलाएंगे। देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा आपको कि ये तहरीक कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग जो है ये किन हालात में बनी थी। ये आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब बरसर इक़्तिदार आए थे तो कुछ 2 साल के बाद फिर उन्हें ख्याल आया कि एक सियासी फसाड भी होना चाहिए, लिहाजा एक किंग्स पार्टी बनी थी जिसका नाम रखा गया था कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग। चूँकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलावतन हो गए थे और पार्टी जो है उनकी बेगम साहिबा मरहूम जो कुलसूम नवाज थी उनके सुपुर्द हो गई थी, लिहाजा चौधरी बिरादरान ने फिर अपने रास्ते जुदा कर लिए थे और यूँ वो किंग्स पार्टी का हिस्सा बनने के बाद इक़्तिदार में भी फिर आपको पता है कि वो आ गई थी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए थे परवेज़ इलाही साहब, जो चौधरी शुजात साहब हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बने, आपको अच्छी तरह याद है, फिर वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो इसकी तारीख तो ये है कि ये एक किंग्स पार्टी के तौर पर सामने आई थी, लेकिन बिल आखिर फिर चौधरी शुजात साहब चूँकि बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत वेटरन लीडर हैं सियासी, तो उनकी हिकमत अमली से काफ लीग ने फिर अपना एक इमेज जो है वो डेवलप कर लिया था, जिसमें यकीनी तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत अहम हिस्सा थे उसका। लेकिन पॉलिटिकली तो चौधरी साहब भी एक्टिव थे ना, चौधरी शुजात साहब से ज़्यादा हमने देखा। देखें वो उन्होंने चूँकि दारोमदार सारा कुछ उन पर छोड़ दिया हुआ था, लिहाजा उन्होंने ये मैंडेट दिया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि वो पार्टी के फैसले करें, पार्टी को चलाएं, पार्टी की फंडिंग सारा कुछ उनके सपोर्ट कर दिया था। लेकिन जब फिर इमरान खान की हुकूमत को जवाल आया है तो फिर उसके नतीजे में जनाब परवेज़ इलाही साहब जो है अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर बन गए थे PTI के, अगर आपको याद हो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग का एक बड़ा हिस्सा वो मर्ज हो जाएगा जाके PTI में, ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। सही। इसकी सबसे बड़ी वजह करार दी जा रही है कि उन परवेज़ इलाही साहब के जो बेटे हैं मोहनिस इलाही साहब, वो चूँकि बहुत एक्टिव हैं, वालिद साहब अब उनके चूँकि ज़ाहिर है वो भी एज्ड आदमी हैं, तो उनके ज़ेरे असर मेरे ख्याल से उनके वालिद साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया कि बाकायदा तौर पर PTI का हिस्सा बना जाए। सही। लेकिन वो आजकल किधर है बुखारी साहब? वो खुद तो खैर बाहर हैं। अच्छा। वो तो जब आएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन 2 बड़े सवाल उठ गए हैं इसके साथ ही। एक तो ये कि क्या पूरी जो कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा शामिल हुआ है, क्या उनको पार्टी के अंदर वो पजीराई मिलेगी जिसकी वो तवक्को लेके वहाँ गए हैं या नहीं लगेगी? आज उसका एक इजहार हमने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने ये ऐलान करने के लिए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो फॉर्मली अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो उन्होंने उनके कान में कहा कि जरा वादा किया है मेरे नाल उसका भी तो तज़किरा कर दें थोड़ा सा। तो फिर फवाद चौधरी ने कहा कि हाँ, वो इनको सदर बनाए जाने की तहरीक जो है वो भी हमारे सामने है और उसके ऊपर पार्टी मशावरत से फैसला करेगी। तो ये अच्छा इब्तिदा नहीं। वैसे बुखारी साहब, जब इस तरह से कोई बड़ी शख्सियत, और परवेज़ इलाही साहब यकीन बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, जब कोई बड़ी शख्सियत को पार्टी ज्वाइन करती है तो अगर सदर का ओहदा देना होता है तो वो अनाउंस होता है, मतलब पहली बात ही ये वो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने सही पकड़ी, आपने बात सही पकड़ी है। तो ये किस किस्म का लारा है जो फिर एक बार देखो, मैं हम ये दुआ नहीं करते कि इस पर कोई इख्तिलाफ हो, लेकिन मुझे लक्षण अच्छे नहीं लगे हैं इब्तिदा में ही, और अगर जो वादे किए गए हैं वो अगर पूरे ना हुए तो ये इत्तेहाद जो है या ये जो जम होना है ये ज़्यादा देर मुझे लास्ट करता दिखाई नहीं देता। मेरी दुआ ये नहीं है, लेकिन ये कि
खान साहब अगर समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ ट्रिक इन किया है सही। चौधरी परवेज लाई को, चौधरी परवेज लाई भी काफ़ी घाघ सियासतदान है, इतना आसान नहीं होगा उन्हें धोखा देना। लेकिन बुखारी साहब, ये तो चौधरी साहब के लिए तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। ये इंजमाम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ जम नहीं हुई, ये इंडिविजुअल हैसियत में परवेज इलाही साहब हैं। अगर तहरीक इंसाफ में उनके वादे पूरे नहीं किए जाते तो फिर वापस वो किधर जाएंगे? कहीं भी नहीं। वो उनकी जो आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई है। अब वो या आप उन्हें जानेंगे पीटीआई के हिस्से के तौर पर, या फिर आप उनको पॉलिटिकल नॉन एंटिटी के तौर पर जानेंगे, ये तो तय हो गया है। सही। दूसरी बात यह है कि कायदे-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून काफ जो है उसका वजूद ख़त्म नहीं हुआ है। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो उसके बाकायदा सदर हैं, बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड पार्टी है उनके नाम से। आज हमने जो देखा, जो बयानिया उस तरफ से जारी किया गया है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने निकाल दिया है चौधरी परवेज इलाही को, चूँकि वो पार्टी के मैंडेट के खिलाफ किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होने जा रहे थे। सही। और उनके साथ ही उनके वो तमाम एसोसिएट्स जो उनके साथ गए हैं पार्टी में, उनको भी। तो कायदे-ए-आज़म काफ लीग जो है, मुस्लिम लीग काफ, वो एज ए पार्टी मौजूद है और हमें तवक्को है कि वो मौजूद रहेगी। अच्छा। लेकिन ये जो आगाज़ है, इसने उस पार्टी के इमेज को नुकसान ज़रूर पहुंचाया है। ऑब्वियसली जो पार्टी किसी दूसरी पार्टी में उसका आधा हिस्सा मर्ज हो जाए तो आप, मेरे ख्याल से इसको परवेज इलाही साहब बड़े एक्टिव रहे हैं अपनी पार्टी में। मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ परवेज इलाही साहब ही, इनके पीछे पीछे भी कोई लोग इनको फॉलो करते हुए काफ लीग से शमूलियत इख्तियार करेंगे तहरीक इंसाफ में, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का फैसला है और वो जिन भी प्रेशर्स के अंदर उन्होंने लिया है? तौर पर तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो 10 MPs थे इनके साथ वो, अच्छा, और परवेज इलाही साहब और उनकी फैमिली के जो अरकान है, मोनिस इलाही है और दीगर लोग हैं, वही शामिल हुए हैं। अच्छा। जो इम्पोर्टेंट बात मेरे ख्याल से यहाँ इस वक्त की जानी चाहिए वो ये है कि अब आगे चूँकि पीटीआई जो है उसको बड़े बड़े चैलेंजेस जो है वो दरपेश हैं। सबसे पहला चैलेंज तो है जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है जेल भरो तहरीक का। सही। इसमें भी अब लोग मेरिट्स पर जज होंगे। अच्छा, इसमें देखा जाएगा कि काफ लीग का जो हिस्सा मर्ज हुआ है, यानी चौधरी परवेज इलाही यानी कंपनी, क्या परफॉर्म करते हैं, खासतौर से गुजरात के हवाले से। क्या वो उनकी तवक्कात पर पूरा उतरते हैं कि नहीं है? टेस्ट पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा, ये तो कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। सही। शाहमूद कुरैशी साहब कल गिरफ्तारी देंगे, ये भी खबर है। जी, मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर। अब जेल भरो तहरीक की का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। अच्छा। होता यह है कि जब आप जेल भरो तहरीक की बात करते हैं तो फिर आपके खिलाफ जो मुकदमात चल रहे होते हैं उनमें आपने जहाँ जहाँ जमानत की दरखास्तें दी होती हैं आप वो वापस ले लेते हैं कि हम तो जी जेल में जाएंगे। अच्छा। अब ये शुरू हो जाए आप ऊपर इमरान खान साहब से, वो तो कल ही जमानत लेके गए हैं। तो ये मुझे अजीब सा लगता है और साउंड भी अजीब सा करता है कि लीडरशिप तो घर बैठेगी और मजे लेगी। ये तजाद हमने इसका जिक्र पहले भी किया था कि एक तरफ जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी, दूसरी तरफ जेल भरो, तो ये मतलब ये तजाद है क्या? तो फिर दूसरी तरफ भी बुखारी साहब खबरें हैं तो दूसरी तरफ भी है कि पंजाब हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल रेडी रखी है। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जब अपोजिशन पार्टी जो है, जो कि अपोजिशन है पीटीआई, वो जब किसी किस्म की तहरीक लॉन्च करने की का आगाज़ करते हैं या ऐलान करते हैं तो हुकूमत वक्त भी फिर अपनी स्ट्रेटजी तय करती है। सही है। हुआ ये था, मैं एक मिसाल देता चलूँ माजी की, कि माजी में भी एक दफ़ा इसी तरह से जेल भरो तहरीक शुरू होनी, ख़ासतौर से पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब की हैंगिंग के बाद। अच्छा। तो वो करती ये थी ज़ियाउल हक की हुकूमत कि उनको गिरफ्तार करती थी, पकड़ लेती थी। अच्छा। और वो पुलिस वैन्स में बिठा के या बसों में बिठा के जो उन्होंने एंगेज की होती थी, ले जाके दूर उनकी तलाशी लेके सब चीज़ें छीन के उनको रात की तारीकी में कहीं छोड़ आते थे। वो फिर किस तरह वापस आते होंगे वो सोच रहे, दोबारा नहीं जाता था वो जेल में, मतलब गिरफ्तारी देने के लिए। तो इन्होंने भी इसी तरह की स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने कहा कि हमारे पास लाहौर की जेलों में तो जगह नहीं है, ठीक है ना, इर्द गिर्द की जेलों में जगह है, लिहाजा हम आपकी खिदमत के लिए आपको या तो मियाँ वाली ले जाएंगे। अच्छा, वैसे या डेरा गाजी खान ले जाएंगे। खबर पड़ी है ना तो मैं वैसे कंफ्यूज थी। मैंने कहा मैंने बुखारी साहब से पूछना है कि मियाँ वाली और डीजी खान वाली क्या स्टोरी है, तो इसके पीछे ये कहानी है। सिर्फ ये कहानी नहीं, वाली और डीजी खान की जेलें जो हैं ये बड़ी इनफेमस है, यानी बड़ी मशहूर है इसलिए कि वहाँ कैदियों के साथ जो सलूक होता है और जिस तरह का वहाँ माहौल है वहाँ रहना इतना आसान इसका मतलब है ढके छुपे अल्फाज में मैसेज कन्वे हो गया। मैसेज हो गया कन्वे होने के, जनाब आ जाइए। दूसरा उन्होंने ये अक्लमंदी की है मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो ये कि चंद सिलेक्टेड जगह जो लाहौर की हैं वहाँ पर उन्होंने दफ़ा 44 लगा दी है। अच्छा। कि आप 5 आदमियों से ज़्यादा वहाँ नहीं आ सकते। अच्छा। ये उसको अवॉइड करने की कोशिश है कि अगर 200 बंदा फ़र्ज़ कीजिए गिरफ्तारी देने आ रहा है तो 4000 बंदा उनके साथ ना आए। अच्छा। उनको रोकेंगे, ऑब्वियसली जब उन्होंने फैसला कर लिया तो वो उनको रोकेंगे। तो अब आ जाए दूसरी बात, शाह महमूद कुरैशी आपने कहा कि वो कल गिरफ्तारी देंगे। इस तारीख के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए
कि ये कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस्ड बात नहीं है गिरफ्तारियाँ भरना, और ये सोच के जाना कि हम जेल जा रहे हैं। अच्छा। और ख़ास तौर से एक और ढकी छुपी धमकी जो हुकूमत की तरफ से आई है वो इससे भी अहम है। अच्छा। उनका जो स्टूडेंट्स होंगे हम उनके तालीमी इदारों से उनको रस्टिकेट कराएंगे, उनको निकाल देंगे, ताकि मतलब है कि उनका कैरियर गया, वो पढ़ नहीं सकते मजीद। जो बिजनेसमैन होंगे वो उनके हम बिजनेसेस देखेंगे, वो टैक्स वैक्स देते हैं प्रॉपर्ली के नहीं देते टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। ये एक ढकी छुपी धमकी तो मैंने करार दे दिया इसको, लेकिन ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अच्छा। कि आप लोगों को डिस्करेज करें कि भाई जरा सोच समझ के गिरफ्तारी दीजिएगा, आपके गले में फूलों के हार हम नहीं डालें, निब्बड़ हम आपसे लेंगे। स्मार्ट आई गेस मेरे ख्याल में इट्स ए स्मार्ट मूव। आई डोंट नो इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए, आप समझ रही हैं ना मेरा क्या मतलब है इससे। एनीवे तो ये स्ट्रेटजी जो है जो ये तय हो गई है। और दूसरी बात जो ये है कि ये सवाल बहरहाल उठेगा कि भाई साहब आप जो है वो आप खुद तो लीडर के तौर पे घर बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से लास्ट मिनट पे शाह महमूद कुरैशी का नाम इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि वो वाइस चेयरमैन है पार्टी के, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से। तो ये मेरे ख्याल से अभी कुछ प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। अच्छा। ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। अब देखते हैं, ये कहते हैं ना फील्ड खुली है, या वाह पे जाने या राह पे जाने, ये कल उनको पता लगेगा उस वक्त। अच्छा, ये खान साहब ने साथ साथ पूरी पार्टी को हिदायत कर दी कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो खान साहब को क्या लग रहा है बुखारी साहब कि ये जेल भरो तहरीक कल शुरू हुई और बस कामयाब हो गई और अब जो कारकुनान हैं वो तैयार हैं इलेक्शन के लिए, कुछ इस तरह का है उनके माइंड में कुछ? मेरे ख्याल से उनको ना एक चीज़ की आदत हो गई, उनका ख्याल ये है कि उनको हर जगह प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। अच्छा। अब आप इसकी बदतरीन मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। आइए, मैं तवक्को करता हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं, दो शेर बैठे हुए हैं ना ऊपर, एक रबी साहब और दूसरे वसीम ताज साहब, कि वो अगर इसको वीडियो ढूंढ लाएं जल्दी से जिसका मैं तज़किरा करने लगा हूँ, तो हमारे नाज़रीन के लिए वो बहुत अच्छा होगा कि एक तरफ तो आप एक शख्स को इजाज़त दे रहे हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट के हाथे को इस्तेमाल करे और बाकायदा वहाँ पर तकारीर हों और बाकायदा वहाँ पर जलसागाह बन जाए। दूसरी तरफ हम रिकॉल करते हैं कि माजी में भी साहब का चीफ मिनिस्टर भी, साहब का प्राइम मिनिस्टर भी पेश होते रहे हैं अदालतों में, तो वहाँ क्या सलूक होता था स्क्रीन पे हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। हुक्म की तामील हो गई है और वो ये तो एफिशिएंसी है ना उनकी, मतलब कमाल है ये कि इतनी जल्दी उन्होंने उसको तलाश कर लिया। तो ये विजिबली आपको ये तवक्को कर रहे हैं खान साहब कि हमें जेल भरो तहरीक में भी यही है कि बड़े ग्रेसफुल तरीके से वो उनको उठाएंगे। उन्होंने कहा कल लाहौर ने जिस किस्म का इस्तकबाल किया सबके होश उड़ा दिए, तो फिर पता चल जाता है। जी वो क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट जो है कल जो जलसा का बना हुआ था, मिंटो पार्क था ना वो, वहाँ पर वो माइक पकड़ के जनाब फवाद चौधरी सब तकरीर भी कर रहे हैं। ये किसी और को तो नहीं करने दी इन्होंने कभी, ये तो उन्होंने भुट्टो साहब को नहीं करने दी थी, बाकी तो छोड़ दें आप। तो ये जो आदी हो गए हैं ना वो इस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो यू नो व्हाट आई मीन, तो ये इस दफ़ा उनके साथ क्या सलूक होने जा रहा है वो चूंकि एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये देखेंगे कि ग्राउंड के ऊपर मैदान खुला है। अच्छा। दोनों तरफ के शह सवार जो हैं वो कैसे लड़ते हैं, ये कल से इंशाल्लाह हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अच्छा बुखारी साहब, मिस ना हो जाना क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अदालतों में तो केसेस चल ही रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि नैब एकदम से एक्टिवेट हुई है, वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ भी उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन कल नैब ने जो है वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को तोशा खाना केस में 9 मार्च को तलब कर लिया, और सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, बुशरा बीबी को भी साथ तलब किया गया है। फिर तोहफों की तफसीलात के हवाले से भी बात की गई है तोशा खाना के, और फिर उन्होंने साथ लाने के लिए ये जो बात आप इतने आराम से कर रही हैं ना, ये इतनी खौफनाक बात है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसका। इस वक्त मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पीटीआई के क्वार्टर्स में इसके ऊपर काफ़ी तहलका होगा, इसलिए कि कोई शख्स ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि बुशरा बीबी तक भी कोई हाथ पहुँचेगा या कोई यानी नैब या कोई अदारा उनको तलब कर लेगा। अच्छा। लेकिन ये कहते हैं ना कि देयर ऑलवेज इज ए स्टोरी बिहाइंड ए स्टोरी। अगर आप किसी की बेटी को जेल में अपने बाप के सामने पकड़ेंगे और फिर उस पर अतराएंगे भी कि बहुत बड़ा काम आपने किया है, तो फिर इस तरह के वाक़यात तो होंगे। आपको याद है कल भी हमने जिक्र किया था कि जब आप किसी के घर में दाखिल हो जाते हैं तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि आपके अपने घर के दर भी खुले हैं। ठीक है। तो यही हाल हुआ ना, वो टेरियन का केस अब इस वक्त अदालतों में चल रहा है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। इसीलिए फिर ये अब जो आपने कहा ना कि हम नैब की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये इसके साथ बिल्कुल सही आपने इसको जोड़ा है। ताल्लुक इसका बनता है कि ये जो कल हुआ है ये जो लीगल बैटल है ये आखिरी नहीं है।
सही। अभी खान साहब आपने बड़े दरिया पार करने हैं। हाँ। और बड़े मुश्किल दरिया है, सैलाबी कैफियत है, तो वहाँ से कैसे आप पार उतरेंगे, ये तो मेरे ख्याल से आने वाला वक्त जी बुखारी साहब, ये जो ठीक है तहलका खेज खबर है वो सारी चीज़ें कि नैब में पेशी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि कल लाहौर हाई कोर्ट में हमने पेशी देखी है, तो नैब में आसानी से पेश हो जाएंगे खान साहब। देखिए जब जज ने लास्ट मिनट पे सिक्योरिटी चीफ को बुला के कहा ना 5 मिनट में बंदा यहाँ चाहिए, अच्छा गया था कि नहीं? तो ये तो रियायत है ना, आप जितनी जिसको मर्जी दे दें, ढील जितनी मर्जी जिसको दे दें। व्हेन इट कम्स टू द रिट ऑफ द स्टेट देयर इज नोबडी स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। ये एस्टैब्लिश फैक्ट है दुनिया के हर मुल्क। चलिए दूसरी तरफ भी इख्तियार तो फिर उनके पास है ना, फिर वही वाले मनाजर हम नैब के बाहर भी देखेंगे। देखिए मैं तवक्को करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि ये क्राउड इमर्ज होने की इजाज़त दी गई बाकायदा। 5 दिन तक इस मामले को घसीटा गया, 2 दिन तक जो है वो ट्रेंड बनाया गया इसको, कल लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे तब तशरीफ लाए थे वो। अगर इसकी इजाज़त ना दी जाती रोका जा सकता है, और मजीद अब ये तमाशे लगने नहीं दिए जाएंगे, ये मैं आपको वसूल। अच्छा नहीं दिए जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। नहीं तो उसको किस तरीके से फिर जो है वो, मैंने कहा रिट ऑफ द स्टेट अगर एस्टैब्लिश करने का फैसला हो जाए, अच्छा, तो देयर इज नो ग्रेटर पावर जो रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर सकती हो। आपको याद है ना जो रातें ज़मान पार्क में खान साहब ने गुजारी हैं, हर रोज़ रात को क्या होता था आपको नहीं पता? हाँ। आ जाओ फड़े जाना जी, आज ले जाएंगे उठा के, हर रात पैनिक, वो आपको पैनिक याद है ना सारा? बिल्कुल। तो रिट ऑफ द स्टेट बहुत खौफनाक चीज़ का नाम है, और ना ही उसको चैलेंज करने की कभी जिसारत करनी चाहिए, क्योंकि नुकसान हमेशा आपका होता है। सही। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ पर कुछ तब्दीली, और उसके बाद फिर हमने कुछ चीज़ें एक्टिवेट होती हुई भी देखी हैं, तो वो तब्दीली है जो चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने वहाँ इस्तीफ़ा दिया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे, इसी पर साथ रहिए। जी अहम खबर, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और उसके बाद हमने देखा है कि नैब में कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्टिवेट होती हुई भी नज़र आ रही हैं। उनकी तरफ से कहा गया जी शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकते, और फिर कहा गया कि फ़लाँ के भाई को छोड़ दो, फ़लाँ को पकड़ लो, और फिर उन्होंने जो है वो इलेक्शन के हवाले से भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी हैं। बुखारी साहब, ये जो डेवलपमेंट नैब में इस वक्त चल रही है या हुई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये किसके लिए बेहतर शगुन है और किसके लिए जो है वो बेहतर चीज़ नहीं है? देखिए पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आफ्ताब सुल्तान साहब का ताल्लुक है, उनकी ये रेपुटेशन है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, और मेरिट्स को कभी हाथ से जाने नहीं देते हैं। ये उनकी रेपुटेशन थी जब उनका तकर्रर हुआ था, तब भी लोगों ने यही कहा था, और तवक्को की थी कि नैब की जो बुरी रेपुटेशन बन चुकी हुई है, बावजूद कि जिस तरह के फैसले उन्होंने किए, जिस तरह की गिरफ्तारियाँ उन्होंने की, तो ये शख्स जो है ये नैब के इमेज को बिल्डअप करेगा, ज़रा बेहतर करेगा। लेकिन बिलाखिर उन्होंने, यानी जो उनके फैसले के अंदर जो झलक मुझे दिखाई देती है वो ये कि उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल बनने से इनकार कर दिया। अच्छा। कि मैं ये नहीं करूँगा जो मुझे हुक्म देंगे आप, या मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, या मैं तैयबा बेगम की वीडियो के बाद फिर किसी को पूछूंगा नहीं। सारे जो है पीटीआई के लोग जो हैं वो क्लीन चिट मिल जाएगी उनको, सारे जो PMLN के पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो जेलों में चले जाएंगे। ये उन्होंने इनकार कर दिया, विच इज़ अ गुड ओमन। तो बुखारी साहब कौन प्रेशराइज कर रहा था उनको? उन्होंने कहा है कि वो शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकते, तो मौजूदा हुकूमत के लिए तो सवालिया निशान है। जब इतने अहम अदारे का सरबराह रिजाइन करता है और ये कहता है कि मैंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया, तो ये हुकूमत होती है और कोई नहीं होता। हुकूमत के अलावा कोई इतना प्रेशर नहीं डाल सकता। एक और तासुर है कि चूंकि अदालत के अंदर नैब की तरमीम का केस जो है, इमरान खान साहब की पिटीशन वहाँ मौजूद है, और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स आए हैं वो बहुत कम्प्लीमेंट्री नहीं है। उन्होंने लिस्टें भी मांग ली हैं किस किस को आपने रिलीज़ किया है, किस किस के केसेस वापस हुए हैं, किसको कितने का फ़ायदा हुआ है, ये सारा कुछ भी हो रहा था। ये भी कुछ लेकिन ये वजह मेन नहीं है। मेन वजह तो उन्होंने साफ कह दिया कि फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ को छोड़ दो, जिसके पास एक घर है उसको पकड़ लो, जिसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है उसको ना पूछें। तो लेकिन मुझे सिर्फ एक छोटा सा एतराज़ वो है कि खान साहब आपने देर बड़ी कर दी। आपको 8-9 महीने इंतजार करते रहे। ये मुतालबा तो आपसे पहले दिन ही कर दिया होगा ना उन्होंने कि ये हमारा एजेंडा है, ये काम आपको करने पड़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा और जल्दी फारग हो जाते तो और ज़्यादा रेपुटेशन आपकी अच्छी बनती। मगर फिलहाल वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। उन्होंने ये फैसला करके अपनी इज्जत भी बचाई है और हुकूमत को एक वार्निंग भी दी है
कि भाई साहब ये काम अब आपकी मर्जी से साबका हुकूमतों की तरह होने वाला नहीं है। नहीं तो बुखारी साहब फिर इंतकामी कार्रवाई वाला जो एक तासुर है, आपको लगता है कि उसको मजीद तकवीत मिलेगी इस इस्तीफे के बाद? हमें तवक्को ये थी कि ये हुकूमत वो सबक सीखने के बाद जो उन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में सीखा कि तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं उनके ऊपर केसेस बनाए गए, जेलों में भेजा गया, उसको अवॉइड करेंगे। सही है। लेकिन अब जिस तरह के हम अनाउंसमेंट देख रहे हैं, बुशरा बीबी भी तलब है, इमरान खान भी तलब है, शाह महमूद कुरैशी भी तलब है, फवाद चौधरी भी तलब है, शहबाज गिल भी तलब है, शेख रशीद भी तलब है, देख रहे हैं ना आप। और इसी तरह से अब गिरफ्तारियों के खदशात भी हैं, हत्ता कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी बात हो रही है। तो हमारा ख्याल ये था कि ये रिजीम अब जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। अब आप सिर्फ अदालतों के ऊपर इंसार करें, अदालतें मेरिट्स के ऊपर फैसले करें, तो फिर इस किस्म के हुकूमती हथकंडों की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जुडिशरी जो है उसके ऊपर भी बहुत सीरियस एस्पर्शंस मौजूद हैं, उनके रोल के ऊपर भी सवालात उठते रहे हैं, उठते हैं, आज भी उठे हैं। अगर आपको पता हो जो 2 जजेस के बारे में जो नून लीग ने फैसला किया है कि उनके खिलाफ शायद वो रेफरेंस दाखिल करेंगे, और वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। तवक्को ये की जा रही थी कि जब उनके नाम आ गए हैं तो फिर वो अपने आप को अलग कर लेंगे उन बेंचेस से, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा तो वैसे हमारे यहाँ जो है नॉर्मली होता भी नहीं है। चौधरी साहब की तरफ से भी कुछ बयानात हैं जी, वो ये कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढा रहा है, तो ये भी इंटरेस्टिंग किस्म का बयान था उसकी तरफ से और उनकी तरफ से। और चेयरमैन नैब का इस्तीफा फाशिस्ट निज़ाम के टूटने की तरफ एक बड़ा कदम है, तो अब उन्होंने ज़रा वो देखिए, जो सबसे बड़ा फ़ायदा पीटीआई को हुआ है वो ये है कि जो आफ्ताब सुल्तान साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस अपनी दी हैं, एक टीवी चैनल के साथ उनका इंटरव्यू भी है, वो अब बुनियाद बनेगा पीटीआई के एक नए बयानिए की। और वो उसका आगाज़ हो गया है। फवाद चौधरी साहब ने जो 2 बातें की हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी हर कही हुई बात को, और वो फस्तायत की तरफ ये के टूटने का इशारा है, और ये है और ये है। कल से आप देखिएगा, और मुझे तवक्को ये है कि शायद आज ही खान साहब किसी वक्त बैठ जाए टीवी के ऊपर, तो वो भी इसको लेकर। अब ये जो नए जो चेयरमैन नैब है उनकी तैनाती होगी और उसके बाद जो तलबियाँ होंगी, तो उसके बाद तो फिर वो तासुर तो मज़ीद पीटीआई की कोशिश ये है आयशा कि वो किसी न किसी तरह से दोबारा असम्बली में घुसे, नेशनल असम्बली में, और लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन जो है उसके ऊपर दोबारा काबज़ हो, तभी तो चेयरमैन नैब जो है वो उनकी मर्जी और मुशावरत से लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत का लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ये दोनों मुशावरत से जो फैसला करते हैं, जो कंसेंसस से फैसला होता है, वही चेयरमैन बनता है। ख़ास तौर से ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं ये बने थे नैब के चेयरमैन, जो राजा रियाज साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है। तल्लक तो उनका भी पीटीआई से ही है। नहीं, उनकी तरफ से कह देगा ना कि राजा रियाज साहब की मौजूदगी में जो चेयरमैन नैब लगेगा उसको नहीं हमने माना। ये तो मैंने देखा ना, ये उसी सूरत में हो सकता है ना कि आप असेंबली में हो। असेंबली में होने के लिए आप इलेक्शन लड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं कि 35 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो जाए, आप वापस आ जाए, लेकिन उस वक्त तक इंतजार किसने करना है? वो कह रहे हैं वो असेंबली में आएंगे, वो तो अपना स्पीकर लगाएंगे, अपना ऑपोजिशन लीडर लगाएंगे। करेक्ट, ये तो उन्होंने मुतालबा करना शुरू कर दिया है। कहेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हवा में नहीं है। उन्होंने बाकायदा मुतालबा किया है कि हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा भी वापस करें हमें, और नया चेयरमैन हमारी मुशावरत से लगाए। लेकिन क्या हुकूमत इतना इंतजार करेगी? क्या चेयरमैन नैब का ओहदा उस वक्त तक खाली छोड़ा जा सकता है? ये सारे सवालिया निशान है। ऑब्वियसली हुकूमत भी तो दूसरी तरफ वही चीज करने की कोशिश करेगी ना जो उनको सूट कर रही है। करेक्ट, ये हमेशा यही होता है। यही होता है हमेशा। और बस तवक्को ये करनी चाहिए कि एक इतना अहम अदारा अगर इसने कायम रहना है, तो पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो उस केस का फैसला करे। अगर वो अमेंडमेंट्स ठीक नहीं है तो वापस भेजे पार्लियामेंट को, या अगर वो बिल्कुल आइन की रूह के खिलाफ है तो ख़त्म करें उनको। वो फैसला होगा तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है जी। अब अगला जो मामला है वो जी इलेक्शन का मामला है। सदर साहब ने खत लिख दिया था जी कि जो है अप्रैल में इलेक्शन होंगे, 9 अप्रैल बरोज़ इतवार। लेकिन अब दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम इजलास बिठाएंगे, जो है उसके ऊपर मुशावरत होगी। आज उस तरह से कोई नतीजा निकला नहीं है। अटॉर्नी जनरल, कानूनी माहिरीन कल एक बार फिर से बैठेंगे, मुशावरत होगी, उसके ऊपर बात होगी। क्या लग रहा है आपको, ये मामला फिर हमें अंडा पोता हुआ नजर आएगा अदालतों के अंदर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हर मामले के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का इजलास आज हुआ, या कल जो रिस्पॉन्ड किया था उन्होंने प्रेसिडेंट की तरफ से डेट अनाउंस करने के हवाले से, वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल दो टोक है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही है। इलेक्शन कमीशन का ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट साहब को ये हक हासिल नहीं है, क्योंकि अगर आप आइन में जाएं तो आइन का आर्टिकल 157 जो है, आर्टिकल 57 वो ये कहता है कैटेगोरिकली कि प्रेसिडेंट सिर्फ नेशनल असेंबली अगर डिसॉल्व हो या तहलील हो तो उस सूरत में डेट अनाउंस कर सकता है, लेकिन वो भी इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से, प्रोविंशियल नहीं कर सकता। सूबों का सिर्फ इख्तियार या इलेक्शन कमीशन के पास है और या गवर्नर्स के पास है।
तो आइन की तो पोजीशन यस, यानी आइन की तो सूरत हाल इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है। अब अगर पीटीआई इसकी इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी से करना चाहती है तो वो अलग बात है। मेरे ख्याल से ये बाय डिफ़ॉल्ट या बाय इंटेंशन ये मामला भी अदालतों में जाएगा। और चूंकि हमने देखा कि पिछले 4-5 साल से हर अहम फैसला जो है, जो हुकूमत के करने के होते हैं, जो पार्लियामेंट के करने के होते हैं, वो अदालतों में ही तय हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने पीटीआई को सूट नहीं करता, क्योंकि अदालतों में जाएगा तो फिर जो चीज़ अदालतों में जाती है उस पर तो टाइम फिर लगता है ना। टाइम भी लगता है, लेकिन वो किसके हक में फैसला हो जाता है ये भी तो आपके सामने ही है ना। आप देख लेना, हाल ही की हम मिसाल दे रहे थे ना शुरू में, लाहौर हाई कोर्ट में जो हुआ, भाई इतना ड्रामेटाइज करके आपने अगर बेल ही देनी थी तो उनके वकीलों को सुन के आप दे देते बेल। ये सारा जो हंगामा, ऐ खुदा ये हंगामा क्या है, उसकी बजाय आप आराम से ये कर सकते थे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अगर अदालतों में जाएगा तो इसके बेनिफिशियरी हुकूमत नहीं होगी, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अच्छा। इसकी बेनिफिशियरी पीटीआई होगी, ये मेरे ही रिजर्वेशंस हैं। अच्छा। इसके ऊपर कैसा लगता है? मेरी तो राय ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ इस हवाले से थी कि अगर अदालतों में जाएगा तो खान साहब तो फौरन इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, तो वो मामला तूल पकड़ेगा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर ये मामला 3-4 महीने लटक गया तो फिर तो वही सूरत आ जाएगी कि 4 महीने से पहले, अगर 4 महीने रह गए हैं जनरल इलेक्शन होने में, तो उससे पहले कोई बाई इलेक्शन या किसी सूबे का इलेक्शन नहीं हो सकता। वो फिर मामला उस तरफ जाएगा, वो एक नई कंट्रोवर्सी है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये हतमी तौर पर नतीजा अखज़ करना या फैसला सुनाना मुश्किल। अच्छा बुखारी साहब, अगर आपकी बात को भी ले लिया जाए कि पीटीआई बेनिफिशरी है, अदालत फैसला सुना देती है कि जी आपने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने हैं किसी भी तरीके से, तो फिर इलेक्शन जिस तरह आपको पता है कि पीडीएम पहले बॉयकॉट कर चुकी है, तो फिर अब मंजरनामा क्या है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो इलेक्शन 90 दिन में कराने का मामला है, इसके ऊपर तो दो राय है ही नहीं। हाँ। आइन के मुताबिक जब असम्बली तहलील हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन को और सूबे के गवर्नर को 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। अब आप उसको कैसे घसीटेंगे और कैसे खींचेंगे, कैसे तूल देंगे, इसका ये आपके अपने ट्रिक्स हैं। हाँ, ये अब आपके अपने ट्रिक्स हैं, यानी हुकूमत के अपने ट्रिक्स हैं। हाँ। 2-3 वजूहात हैं उसकी। देखिए, एक तो आप ये कह सकते हैं कि हम इतने रैपिडली इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन कहता है जी मुझे ना ये पैसे दे रहे हैं, ना मुझे ये डिप्लॉयमेंट के लिए फोर्सेस दे रहे हैं, ना मेरे साथ कोई ताउन करा रहा है, मुझे बताइए मैं ये तो आ चुकी है ना इलेक्शन कमीशन इस पे माजरत कर चुका है। एक तो ये स्टेटेड पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन ये है कि हुकूमत ये कहे कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ख़राब है, कराची में देख लें क्या हुआ, पेशावर में देख लें क्या हुआ, और मुख्तलिफ शहरों में, कोयटा में क्या हुआ, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि आप, तीसरी बात, इकोनॉमिक इमरजेंसी की एक ऑप्शन मौजूद है कि 6 महीने के लिए आप इलेक्शन जो है मुलतवी कर सकते हैं। लेकिन जो भी एक्शन हुकूमत लेगी इलेक्शन के इनेकाद को तूल देने के लिए या डिले करने के लिए, वो पॉजिटिव लाइट में नहीं देखा जाएगा। अच्छा। उसके ऊपर हर तरफ से उंगलियां उठेंगी, चाहे वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, मुल्क के अंदर हैं। ये टीवी टॉक शोज में भी ये बात जो है हुकूमत के लिए एम्बैरसिंग तो रहेगी। अच्छा बुखारी साहब, आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो इस पर भी गौर कर सकती है कि अब क्या आपने जो है वो वही जिन ट्रिक्स की हम बात कर रहे थे उनको इस्तेमाल करके आपने जो है वो मज़ीद तूल देना है चीज़ों को? ख्वाजा आसिफ साहब बड़े अहम रहनुमा है हुकूमत की तरफ से, जब वो कह चुके हैं कि दिवालिया हो ही चुका है एक तरह से मुल्क, उसकी तो वजाहत कर दी उन्होंने। मुल्क की जो बेहतरीन मफाद में आपको लगता है कि इलेक्शन, देखिए पहली बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ ने बयान की वजाहत कर दी है कि मैंने ये लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया। अच्छा। और उनकी थोड़ी सी वजाहत और जो प्लॉजिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने दी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि इखलाकी तौर पर हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। अच्छा। हम सोशल तौर पे हो गए हैं, वो जो भी उनकी वजाहत हो, लेकिन बात चूँकि उनके मुँह से निकल गई थी और उन्होंने उसको वैसे एक दफ़ा तो उन्होंने दिल की बात कह दी थी, जुबान पे आ गई थी, अब जो मर्जी करो उसके अच्छा आप देखिए ताबीलें वो देते रहे। दूसरी बात यह है कि सियासी लीडर जो हैं, ख़ास तौर से जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है सदर के इस फैसले पर कि इलेक्शन जो है 9 अप्रैल को दोनों सूबाई असम्बलियों में करा दिए जाएँ। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि इसकी हैसियत एक रद्दी के टुकड़े से ज़्यादा नहीं है और इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। और जो हामिद खान साहब हैं जो कि पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये फैसला जो है ये करने का इख्तियार सिर्फ गवर्नर के पास है, सदर के पास नहीं है। ठीक है। तो ये जो तो सदर साहब का कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि जो इख्तियार सदर ने इस्तेमाल किया है इसका वजूद ही नहीं है आइन में।
तो मेरे ख्याल से अगर इसको आप प्योरली इंडिपेंडेंटली देखें आप इसको, तो सदर साहब को ये करने से पहले या मुशावरत करनी चाहिए थी जो कि आईनी जिम्मेदारी है, और या अवॉइड करना चाहिए था मामला वापस सदरूर को खत लिख देते। बुखारी से वैसे सदर साहब बेचारे ने की थी इलेक्शन कमीशन से जो है वो बात करने की कोशिश, उन्होंने मना कर दिया था। ब्रेक का मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप सिर्फ सदर साहब ना कहा करें, उन्होंने कहा करें पीटीआई के सदर। अच्छा चलिए ठीक है, आइंदा से मैं ये तस्दीक कर लेती हूँ। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क भर में कार्रवाइयाँ हुई हैं, मुतादद दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं। फिर लीवीज चौकी पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है, 2 अहलकार जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। और एक अहम खबर ये भी है जी कि डॉन अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर वादों की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इतवार के रोज़ सरहदी गुजरगाह को जो है वो बंद कर दिया है। बुखारी साहब, ये भी एक बड़ी अहम खबर है, क्योंकि इससे पहले तो जो है वो हम ये कहते रहते थे या पढ़ते रहते थे या खबरें आती थी कि बाढ़ इस तरफ से लगाई जाती है, उस तरफ से उखाड़ी जाती है। तो ये कोई तजाद वाली सूरत हाल है या किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये जो है पाबंदी लगाई गई है? आपका हवाला बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा कि चमन के पास ये कोई 1.5-2 किलोमीटर की बाढ़ उखाड़ के लेके गए, साथ ले गए। तो बुनियादी तौर पर उनको इतराज़ होता था कि ये हमारे रास्ते क्यों बंद कर दिए हैं। लेकिन अब ये जो वाक़या जिसकी तरफ आपका इशारा है, ये इसलिए हुआ है कि वो कल एक पेशेंट आया था जिसके साथ एक अटेंडेंट था जिसके पास कागजात नहीं थे। अच्छा। जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको पाकिस्तान के जो पोस्ट वाले थे उन्होंने वापस भेज दिया। ठीक है। उसके बाद उससे फायरिंग शुरू हो गई। अच्छा, यानी वो समझते हैं कि ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये उनके अब्बा का राज है कि जिस वक्त मुंह उठाएं बगैर कागजात के आए और उनको आने दिया जाए, ये तो कोई कहीं होता ही नहीं है। अच्छा, और गुस्सा यही था कि आपने रोका क्यों? करेक्ट, रोका क्यों, और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ फायरिंग की और उसके बाद उन्होंने जो राहदारी उनकी तरफ थी उसको बंद कर दिया। ठीक है। ये याद रखें कि राहदारी बंद होने का हमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि हम उनके खुराक का मेजर सोर्स हैं। हमारे यहाँ से अगर ट्रक दाखिल ना हो तो अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, आपको पता है। इंडिया से भी जो कुछ उन्हें जाता है वो पाकिस्तान की रोडों से क्रॉस करके बॉर्डर के जरिए वहाँ पहुँचता है। सही। तो एक तो ये कि नुकसान उन्हीं को है, वो एक हफ्ते से ज़्यादा जी नहीं सकते अगर पाकिस्तान के दोनों रास्ते बंद कर दिए जाएँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि TTP वादा शिकन है, उन्होंने वादे तोड़े हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग करके उससे वापस गए हैं। पहले ये तय हुआ था कि ये पाकिस्तान की आइन को तस्लीम करेंगे, अपना असला जो है उसको तर्क करेंगे और पाकिस्तान में रिस्पेक्टेबली आके रहेंगे। इस हद तक तो रियासत पाकिस्तान के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उन्होंने अपने ऑपरेशंस नहीं रोके, उन्होंने यहाँ अटैक्स जारी रखे, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला तर्क कर दिया। ठीक है, बुखारी साहब, उधर से तो जो अटैक्स नहीं रुके, लेकिन हमारे यहाँ जो सवालात आप देखिए मेरे हाथ जुड़े रह गए जो पार्ट का दूसरा हिस्सा था। बुखारी साहब, प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर मेरी जो स्टेटस है वो एंकर का है ना, तो मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है। अब APC जो है वो कहाँ है, नेशनल एक्शन प्लान आपका कहाँ है? इतनी खौफनाक किस्म की खबरें ये भत्तों के हवाले से है कि भत्ते की जो कुल रकम है वो पुलिस में जो शिकायत रिपोर्ट हो रही है 1 अरब 6 करोड़ रुपया बनती है। आपको पैसे कहीं और से लेने की जरूरत क्या है? यहीं से भत्ता इकट्ठा करो और यहीं पर जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाई। पहली बात तो ये है कि आपने मुझे पहली दफा एहसास दिलाया कि मैं वक्त ज़ाया करता हूँ जो आप मैनेज करते हैं। एनीवे, मुझे थोड़ा मैनेज करना आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने सही कहा, लेकिन 2 बातों पर और ज़रा गौर कर लेना चाहिए ताकि हमें पूरी सूरत हाल का अहाता कर सकें। ठीक है। देखिए, यहाँ हमारे पास ये डिटेल मौजूद है कि गुज़श्ता महीनों में मजमूई तौर पर 6,921 ऑपरेशन में 142 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 1007 को गिरफ्तार किया गया। तो आप ज़रा लेवल देख लें कि किस किस्म के ऑपरेशन TTP या उनके जो हमायती दूसरी तंजीमात हैं वो कर रही थी। और तीसरी जो खौफनाक बात है वो ये कि 2021 में जब अमेरिकी भागे हैं वहाँ से, तो वो जिस तादाद में असला छोड़ के गए हैं, जितना जदीद असला छोड़ के गए हैं, वो सारा इन लोगों के हाथ लगा है। लिहाजा जो असला यहाँ बरामद हुआ कराची में, और 15 साल तक वो करेक्ट लड़ सकते हैं, वो इतना जदीद है कि हमारी अभी अफवाज के पास वो असला नहीं है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। एक बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल अब वाज़ेह है कि TTP के साथ कोई ऐसी पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होने नहीं जा रही जिसके नतीजे में वो अपने ऑपरेशन बंद कर दें, बल्कि आपने देखा कि धमकियों में भी इजाफा हो रहा है और उनकी वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। देयरफॉर हमें उस नेशनल एक्शन प्लान को जो एक बज़वर्ड बन के रह गया है उसे रिवाइव करना होगा, फेडरल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी। जीरो टॉलरेंस जब तक नहीं होगी। कितने सीरियस हैं ये जो हालात नजर आ रहे हैं? हम इन हालात में सीरियस हैं कि हम कुछ सोचें नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से? हमारे पास कोई फुर्सत हो वो सोचने की? अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारी सर्वाइवल का मसला जुड़ा है इससे।
देखिए पूरी दुनिया में ये एक प्रोवर्बियल सेइंग हो गई है कि देयर कैन बी नो डायलॉग विद टेररिज्म। इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत, बिलावल भुट्टो ठीक कह रहे हैं, बार बार वो ये कह रहे हैं। मैं वही कहने लगी थी कि ये बयान कितना इंपॉर्टेंट है जी कि पीटीआई हुकूमत ने चूंकि बगैर किसी पेशगी शर्त के दहशतगर्दों से मुज़ाकरात शुरू कर रखे थे, यकीनन उस फैक्टर ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया इसमें। करेक्ट। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि कोई भी शख्स जो टीटीपी से दोस्ती रखता हो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। आप समझ रही हैं ना इशारा किस तरफ है, लेकिन नहीं समझिए। समझ रही केपी की हुकूमत ने डायलॉग का सिलसिला जारी रखा और उनको सेफ पैसेज दिया। और सदर मुमलिकत जो आप अपने आप को बहुत बड़ा जमहूरी सदर कहते हैं, उन्होंने सज़ा याफ्ता टेररिस्ट को जिन्हें सज़ाए मौत हुई थी उनको रिहाई दी और एक बड़ी तादाद में रिहाई दी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से इस वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारे लॉ एनफोर्सर्स को ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करते हुए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए से हम उनके स्लीपर सेल्स जो उनको सहूलतकारी मुहैया करते हैं, जब तक हम वो ख़त्म नहीं करेंगे ये वारदातें इसी तरह से होती रहेंगी। और इसके लिए जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खुदा के वास्ते ये इलेक्शन ज़रूर खेलें, कोई नहीं रोक रहा। ये हुकूमत के ऊपर आप चढ़ाई कर दें इसलिए कि इकॉनमी उनके बस में नहीं आ रही, लेकिन मुल्क के दिफा से भी गाफिल ना हो। मुल्क को जो ये ब्लीड करा रहे हैं जो लोग, उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये जब तक हम अहद नहीं बनाएंगे इसको, हर आदमी इसके ऊपर एक पेज पर नहीं होगा, कौम का दिफा मुश्किल है और हम इसी तरह से ब्लीड करते रहेंगे। मैं तवक्का रखता हूँ कि हमारी हुकूमत हो, चाहे प्रोविंशियल हुकूमत है, चाहे मरकजी हुकूमत है, चाहे अपोजिशन की पार्टियां हैं, चाहे हुकूमती पार्टियां हैं, उन सबको खुदा के वास्ते मुल्क के फ्यूचर के हवाले से, मुल्क के दिफा के हवाले से एक पेज पे आ जाना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। और वाकई बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, अलमिया तो इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा कि दहशतगर्दी जैसे इशू के ऊपर भी हम सियासत कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम से यहाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।